सभी का स्वागत है। मंगलाचरण के साथ ही इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णं यस्य समस्तमेव भुवने कर्तव्यपुञ्जं स्वकम् येनाकारिसमुज्ज्वलं स्वतपसा वंशद्वयं जीवने औदर्शं बुधपुङ्गवं विजकुलाचारस्य संरक्षकम् लोकाचारसुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे, तं दीनबन्धुं भजे। यहाँ पर आभासिक पटल पर उपस्थित समस्त दर्शकों, श्रोताओं, सुधीजनों का स्वागत है। यह कार्यक्रम 2020 से 15 सितंबर 2020 से यह प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम जो सारस्वत निकेतन जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल के बैनर तले कार्यक्रम यह होता रहा है। इसका फर्स्ट सीरीज जो था उसके में प्रोफेसर माधव देशपांडे महोदय समेत लगभग 10 विद्वान था जो भारत और भारत से बाहर के विद्वान हैं। उनका परिचयात्मक एवं संस्कृत के संदर्भ में क्या योगदान रहा है इसको लेकर के चर्चाएं हुई थी। इसका नाम संस्कृतांतर वीक्षण रखा गया। इसका अभिप्राय यह है कि संस्कृत के प्रति आपका जो लगाव है, आपकी जो रुचि है, आपने जो कार्य किया है, आप जो कार्य करना चाह रहे हैं, इन सभी के संदर्भ में एक औपचारिक चर्चा हम लोग करते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है जो संस्कृत क्षेत्र के नहीं है या संस्कृत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, दोनों ही तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। संस्कृत क्षेत्र में कार्य कर रहे हों या ऐसे भी हो सकते हैं संस्कृत के वो नहीं है लेकिन संस्कृत के प्रति वो अनुराग रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक मोटिवेशन हो, वह आगे और कार्य कर सकें। यहाँ पर से बल ये दिया जाता है कि केवल किसी पद पर रह करके, किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्था से रह करके आप जो कार्य करते हैं उसके अतिरिक्त आप स्वयं अपने स्तर पर आपने क्या किया है भारतीय संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए, इस पर अधिक हम जोड़ते हैं। उसका कारण यह है कि जब आप किसी पदस्थ होते हैं तो वहां पर करना आपके लिए वहां पर एक उसकी मांग होती है। आप उसके लिए या तो वेतन ग्रहण करते हैं या कोई विशेष आपके लिए प्रभाव होता है कार्य करने का। लेकिन जब आप स्वेच्छया अपने मन से कोई कार्य करते हैं तो समाज के लिए विशेष उपादेय होता है। इसी सबको, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फिर प्रथम श्रृंखला के बाद द्वितीय श्रृंखला प्रारंभ हुई। ये श्रृंखला का विभाजन इस दृष्टि से किया गया कि प्रथम श्रृंखला में जो टीम रही उसके अतिरिक्त जो नए टीम की संरचना हुई उन्होंने इसको संभाला, क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण बीच में व्यवधान आया था, हम भी नहीं पा रहे थे समय। लेकिन उसके बाद जो नई टीम आई है उसकी उन्होंने इसको संभाला और द्वितीय श्रृंखला में इस तरह से किया गया कि एक मुख्य संयोजिका मार्गदर्शिका के अतिरिक्त प्राय सहायक राज्य से एक संयोजक हैं और अलग अलग व्यक्तियों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और हम लोग उनके साथ चर्चा करते हैं। आज जो हमारे समक्ष है वह चिर परिचित है। जब मैं वेदव्यास परिसर में कार्यरत था 2012 से मैं वहां पर था, जब मैं पुरी से साक्षात बलाहर पहुंचा था, उसके बाद से निरंतर आशीष महोदय के साथ हम लोगों का संबंध बना रहा है। और ये अलग बात थी कि साक्षात भी चर्चा का अवसर बलाहर के बाद नहीं हो पाया था, लेकिन बलाहर में निरंतर इनके कार्यक्रम होते थे, हम लोग इनके सुनते रहते थे। और इसके अतिरिक्त आज भी मैं देख रहा था जो कि इनका अलग अलग पर इनके जो इंटरव्यूज जो थे वो सुने थे। तो इन्होंने ये
हर तरह के चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए भारतीय संस्कृति के लिए, समाज के लिए यह निरंतर तत्पर रहे हैं और उससे भी अधिक युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। जब इनके संदर्भ में आप जानेंगे तो आपको स्वयं यह जानकारी प्राप्त होगी जो कि ये किन किन विषम परिस्थितियों से होते हुए आज समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक है। इनसे आग्रह मेरा रहेगा कि यहाँ जो चर्चाएं होंगी उस क्रम में अपना परिचय भी संक्षिप्त आप, हालांकि सभी जानते हैं लेकिन ऑडियंस जो है, ऑडियंस इससे थोड़ा अपरिचित रहेंगे, इस कारण से संक्षेप में अपना परिचय भी आप दे देंगे उन चर्चाओं के क्रम में। तो मैं अधिक समय न लेकर के यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आशीष महोदय, सर्वप्रथम आपका स्वागत, नमो नमः। मेरा आपसे सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि महोदय जी, आप एशनेट का इतना बड़ा दायित्व पालन कर रहे हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी कार्य प्रणाली से कृपया हमें अवगत करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पराज जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का, जिन्होंने यहाँ पे मुझे आने का मौका दिया और वो इस कार्य क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में इतने बृहद रूप में कार्य कर रहे हैं, इतने बड़े काम कर रहे हैं, जो कि मतलब एक किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी करती है, एजुकेशन डिलीवर करती है, लेकिन जिसे प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंचाना और इम्प्लीमेंट करना, ग्रास रूट लेवल तक काम करना इस माध्यम से, तो इसके लिए डॉक्टर विपिन कुमार झा जी जो हैं ये मतलब हम सबकी ओर से इनका हम अभिनंदन करते हैं और मतलब ये प्रेरणा के पात्र है सभी के लिए। और जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कि हमें भी कुछ इस प्रकार योगदान देना चाहिए। संस्कृत क्षेत्र में बहुत कुछ मैं अभी तक कार्य नहीं कर पाया। ज्योतिष से मैं अवश्य जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके संबंध में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के जो विद्वान रहे हैं, जो HODs रहे हैं, डायरेक्टर्स रहे हैं, उनके साथ मैं बहुत समय से कांटेक्ट में हूँ और उनसे सीखता हूँ। ज्योतिष में मेरी बहुत रुचि है और उसी के दौरान मुझे डॉक्टर साहब से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत कुछ सीखा है इनसे मैंने और आगे भी चाहता हूँ कि इनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। अब आपका जो प्रश्न है पुष्पराज जी, वो एशनेट कंसल्टिंग के विषय में मैं आपको एक छोटा सा विवरण दे देता हूँ। बेसिकली हमारा जो एशनेट कंसल्टिंग है वो एक कंसल्टेंसी कंपनी है, जो कोई भी व्यक्ति व्यवसाय क्षेत्र में यदि व्यवसाय करता है और उसे आर्थिक रूप से परेशानी होती है, यानी कि उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है, उसका बिजनेस आगे ग्रो नहीं हो पा रहा, तो हम लोग उन संस्थानों को, उन कंपनीज को जो है वो अपने कंसल्टेंसी के माध्यम से स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं, रणनीति उनके लिए बनाते हैं कि आप किस तरह आगे अपने जो है संस्थान को आगे ले जा पाएंगे। उसमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। कई जगह पे उनके पास अच्छी टीम नहीं होती, कई जगह पे उनके पास मार्केटिंग सही नहीं कर रहे होते हैं, या उनके प्रोडक्ट या किसी अन्य विषय पे उनके पास कुछ चीज़ों की कमी रहती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डायग्नोज करते हैं ऑडिट के द्वारा, फिर उसके पश्चात उनके लिए एक रूपरेखा और एक जो है वो प्लान तैयार करते हैं। तो ये हम लोग जो है ये मुख्य रूप से कर रहे हैं। अब जब आप कहेंगे कि ये कब शुरू हुआ, तो इसकी छोटी सी शुरुआत ये रही है कि मैं सन 1998 से जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अपनी BCom कर रहा था, तब से मुझे बिजनेस करने में रुचि थी। हमारे परिवार में सभी सरकारी ऑफिसर्स थे, तो बिजनेस की तरफ से कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। खुद ही स्टार्ट किया। सबसे पहले एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था टेलीकॉम का, जो 3 सालों में काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंचा। उसके पश्चात एजुकेशन सेक्टर में कार्य करने का अवसर मिला पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के 2001 से 2014 तक, जिसमें हमने 2 अलग संस्थान धर्मशाला हमीरपुर में
प्रारंभ किए थे और वहाँ पे MBA, MCA, टेक्निकल और मैनेजमेंट की डिग्रीज के ऊपर हम लोग कोर्सेज करवाते थे। तो साथ ही और भी शिक्षा पे कार्य किए, इस प्रकार पैप का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और फिर मैं बाद में जब ये UGC के कुछ नॉर्म्स थे कि बाहर की यूनिवर्सिटी दूसरे स्टेट पे ऑपरेट नहीं कर सकती, इसके तहत वो जितने भी इंस्टीट्यूट थे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, पंजाब टेक्निकल को पूरे भारतवर्ष में उन्हें बंद करना पड़ा। तो उसके पश्चात मैंने अपना न्यूज़ पोर्टल जो है वो 2012 में एक स्टार्ट किया था, hindsamachaar.com, जिसे 192 देशों में उसकी पहुंच हुई, ऑनलाइन था और काफ़ी अधिक 20 लाख से अधिक लोगों ने उसे देखा। तो जब ये सब मैंने अपने कुछ व्यवसाय आरंभ किए और उन्हें एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में मैं सफल रहा, तब लोगों ने मुझे कहा कि आशीष जी आप हमारे बिज़नेस में भी हेल्प कीजिए। तब वहाँ से मेरी कंसल्टेंसी की जर्नी जो है वो प्रारंभ हुई थी। तो उसके पश्चात हमारे जैसे हिमाचल का फुटबॉल एसोसिएशन है, वो हमारा क्लाइंट रहा और अब हॉस्पिटल्स हैं, वो हमारे क्लाइंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें हम परामर्श देते हैं, कुछ टूरिज़्म ट्रैवल में हैं, तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। जी महोदय, बहुत सुंदर आपने हमारी जिज्ञासा को अब इस प्रश्न से अवगत करवाया। इसी क्रम में मैं आपसे एक और प्रश्न रखना चाहूँगा। महोदय जी, संप्रति भारतवर्ष में जितने भी उच्च व्यवसाय प्रतिष्ठान हैं, उनमें से किन-किन प्रतिष्ठानों से आपको सहयोग प्राप्त हुआ है? और भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में आपके द्वारा प्रचालित विविध आयामों की भूमिका कैसी है? कृपया इस विषय पर आलोकपात करें। जी, पुष्पराज जी धन्यवाद। इस विषय में मैं आपको ये कहूँगा कि जो भारत की जो प्रतिष्ठित संस्थान है, उनमें मुख्यतः जिन्होंने जहाँ पे हमने जब एजुकेशन सेक्टर में हम लोग कार्य कर रहे थे, तब हमें पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सहयोग मिला। अभी भी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा हमें सहयोग प्राप्त होता है, सीखने का अवसर प्राप्त होता है और उसके अतिरिक्त जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है NSDC, उनके भी हमने कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टार्ट किए थे। इसके अलावा जो आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारा योगदान किस प्रकार से हो सकता है, तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और उसके लिए लोगों को व्यवसाय एक अच्छा साधन है, क्योंकि अभी जो कंडीशन है, बहुत सारी सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं है और ये भी व्यर्थ है कि सभी जो युवा हैं वो सरकारी नौकरी के लिए इंतजार करें और जो उनका काम है उस पे वो टैलेंट पे काम ना करें, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत बनता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी युवाओं को खुद स्वयं अपने ऊपर मतलब एक सेल्फ सस्टेनेबल बनने के लिए कुछ काम करना चाहिए, उन्हें व्यवसाय करना आना चाहिए। तो इसलिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एनी बिजनेस कैन डेवलप। ये कार्यक्रम 3 महीने का है, जिसमें कोई भी जो व्यवसाय कर रहा है या करना चाहता है, उसे हम निःशुल्क जो है वो कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं इस कार्यक्रम के तहत, जिसमें हम उसे पूरा बिजनेस में फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग कैसे मैनेज करनी है, HR कैसे मैनेज करना है। तो ये जो छोटे व्यवसायी हैं जो हमारे, जिन्हें हमें लगता है कि नहीं हम उनसे कंसल्टेंसी फीस चार्ज नहीं करेंगे और वो अपना व्यवसाय शुरू करें, तो वो यहाँ पे उस कार्यक्रम को ज्वाइन करके वो वीकली कंसल्टेशन हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जी महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। प्रणाम महोदय। और प्रश्नों की श्रृंखला में आपकी जीवन यात्रा को जानकर बहुत कुछ जानने की उत्सुकता बनी हुई है और उस श्रृंखला में सबसे पहले मेरी जिज्ञासा यही है कि महोदय जी, आपके उद्यमता के द्वारा जो टेलीकॉम व्यवसाय है, उसके क्षेत्र में विशिष्ट साफल्य का दिग्दर्शन हम सभी को जो है दिखाई देता है, लेकिन इसके पश्चात जब हम देखते हैं कि 2007 में ज्योतिष की ओर जो आपका रुझान होता है, वो किसी विशेष आकर्षण से होता है या ज्योतिष की भाषा में कहें कि नक्षत्र योग का प्रतिफल है।
इसे बताने की थोड़ा प्रश्न करें, हम सभी इसको जानने के लिए उत्सुक हैं। जी, धन्यवाद जी। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो ज्योतिष के लिए मेरा रुझान रहा है, उसमें किस नक्षत्र का योगदान रहा या कि क्या ग्रह स्थिति रही, इसके विषय में तो डॉक्टर झा जो है वो अधिक विश्लेषण कर पाएँगे। जब वो मेरी जन्म कुंडली देखेंगे तो इसका उत्तर तो वही दे पाएँगे। लेकिन यदि मैं अपने उससे कहूँ तो मेरे पिताजी को ज्योतिष में रुचि थी और वे ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ते थे। तो उसी समय में हमारे को मेरे ही पीटीयू संस्थान में पहले अमित वालिया जी एक काम करते थे। वो अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान बराहर में कार्यरत है कंप्यूटर पे। तो वो कंप्यूटर वहाँ पढ़ाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे मेरा परिचय डॉक्टर मदन मोहन पाठक जी से करवाया था। तब जो वहाँ पे गिरली में जो उनका संस्थान था, तो मैं उन्हें अपना हॉरोस्कोप दिखाने गया था। लेकिन जब मुझे उनसे मिला, तो उनका जो मैंने देखा वैज्ञानिक रूप तरीके से वो किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और मतलब उन्होंने मेरे जन्म समय को भी इमीडिएटली करेक्ट कर दिया, उसमें भी कुछ गलती थी 5-1 मिनट की। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे इन्हीं से ही जो है वो ज्योतिष सीखना है और उसी दिन से मैंने उन्हें अपना जो है वो गुरु माना और उसके पश्चात हर 15 दिन बाद या आप ये कह सकते हैं हर संडे को, हर रविवार को मैं उनके पास विशेष रूप से जाया करता था और वो इतना मतलब मेरे लिए समय भी निकालते थे कि मुझे वो पढ़ाते भी थे ज्योतिष। तो इस प्रकार ज्योतिष में मेरी रुचि रही और आगे सीखने का मौका मिला। उसके पश्चात फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम जी जब वहाँ पे थे, क्योंकि पाठक जी की ट्रांसफ़र हो गई थी पोस्टिंग लखनऊ में, तो सुब्रमण्यम जी मुझे वहाँ पे मिले और उनसे वही स्नेह, वही प्रेम प्राप्त हुआ। उन्होंने भी मुझे संस्थान में आने का अवसर प्राप्त करवाया और बहुत से जो सेमिनार्स होते थे, तो वहाँ पे मैंने आकर के उन्हें अटेंड किया। जी महोदय, जैसा कि कहा भी गया है ज्योतिषाम एनम चक्षु, तो वो चक्षु स्वरूप ही है और आपका जैसा कि रुझान रहा है वहाँ के प्रति, तो इसी क्रम में महोदय जी मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके द्वारा जो कारपोरेट कौशल और जो छात्र अर्जित कौशल के बीच की जो खाई भरने की बात कही गई है और इसका अद्भुत प्रयास पीपी कार्यक्रम जो है के द्वारा देखने को हम सभी को मिलता है, इसके माध्यम से संस्कृत या संस्कृतेतर छात्रों के लिए अभी तक आपने किन प्रयासों व योजनाओं को धरातलीय स्तर पर लागू किया है? कृपया इस पर आलोकपात कीजिए। हाँ जी, देखिए मैं जो हमने पैप जो कार्यक्रम आरंभ किया था 2006 में, इस कार्यक्रम में हमने उस वक़्त जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है और जो हमारे युवा हैं, उनके डिग्री के बीच में जो गैप रहता है, अक्सर क्या होता है कि आप बहुत सारे एमबीए मिल जाएँगे। एक एमबीए को 15,000 की सैलरी मिलती है, तो एक एमबीए जो है वो 55,000 ले रहा है। तो उसके बीच में डिग्री होने के बावजूद भी उनको अधिक सैलरी या कम ज़्यादा क्यों मिलती है? तो हमने उसके 4 कारण निकाले थे। पहला कारण था कि उनकी पर्सनैलिटी, दूसरा उनका कम्युनिकेशन, तीसरा उनके मैनेजमेंट स्किल और चौथा जो था उनका टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान या टेक्नोलॉजी को किस प्रकार वो अपने कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चारों मॉड्यूल्स को लेकर के हमने उस पैप कार्यक्रम को आरंभ किया था 2006 में। इसे फ्रेंचाइज़ी मोड पे हमने लॉन्च किया, फ्रेंचाइज़ मोड पे और हमारे 8 फ्रेंचाइज़ी थे। तो अब यहाँ पे क्योंकि जो कॉर्पोरेट जगत की जो यदि मैं बात करूँ तो हमारा कॉर्पोरेट जगत जो है ना वो अभी तक कहीं न कहीं लगता है कि संस्कृत को लेकर के अवेयर नहीं है। क्योंकि या फिर उनके पास संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए कोई पोस्ट नहीं है। जहाँ पे अगर हम देखें तो सरकारी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, ज्योतिष के क्षेत्र में इस प्रकार के जो व्यवसाय हैं वहाँ पे संस्कृत छात्रों का जो है वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन जब कॉर्पोरेट की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें, तो वो एक ही चीज़ कहते हैं कि आप मतलब वहाँ पे संस्कृत के लिए
कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनके वहाँ पे इस प्रकार के कार्य भी नहीं हो रहे। तो इस बात का एक ज़रूर रहता है मन में कि इस विषय पे बहुत कुछ कार्य नहीं कर पाया संस्कृत के क्षेत्र में, कि जिससे कि इस पैप के माध्यम से संस्कृत विषय को उसमें जोड़ा जा सके। 5 मॉड्यूल जो मैंने जोड़े थे, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आईटी और पर्सनैलिटी, तो उसमें संस्कृत इसलिए नहीं जोड़ पाया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं थी। हाँ, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए चाहता हूँ कि यदि आपकी संस्था के माध्यम से कोई भी इस प्रकार का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए यदि मुझे किसी भी प्रकार का योगदान देना है या कुछ हम आरंभ कर सकते हैं, तो मैं स्वेच्छा से उसके लिए अपने पूर्ण रूप से जो भी होगा कंट्रीब्यूशन वो करने के लिए तत्पर रहूँगा। और मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति जो है, हमारी संस्कृत भाषा जो है, ये पूरे विदेश में इसकी पहचान बने और लोग इसे ही प्रथम भाषा इंग्लिश की जगह फर्स्ट लैंग्वेज हमारी संस्कृत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने बताया कि 4 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा आपने जो कॉर्पोरेट कौशल है और छात्रों के द्वारा जो अर्जित कौशल है, उसकी खाई को भर के समन्वय और वह समानता की भावना को विकसित किया है। और हम सभी आशा करते हैं कि संस्कृत छात्रों के लिए भी कुछ कॉर्पोरेट कौशल में कुछ विकास हो सकेगा संस्कृत छात्रों का मूल रूप से, क्योंकि आप वहाँ पर पदस्थ हैं और आपने हम सभी के प्रश्नों का बहुत अच्छी तरीके से श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मनीष है। प्रणाम महोदय। एक बार पुनः जो प्रश्न है वो समन होने के नाम ही नहीं ले रहे और एक श्रृंखला सी बनी हुई है। इसी श्रृंखला में एक मेरा तृतीय प्रश्न यह है कि विगत कुछ वर्षों से आप संस्कृत भाषा और संस्कृत प्रेमियों के लिए किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में सहायता के लिए उन्मुख होना चाहते हैं? कृपया इस पर दिग्दर्शन दीजिए। देखिए, संस्कृत क्षेत्र में इसे एक मुझे लगता है कि हमारा जो संस्कृत या हमारा जो भी ज्योतिष या इस प्रकार के जो हमारी वैदिक शिक्षा है, ये हमारे भारतवर्ष में चल रही है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, जिसे आप ये कह सकें कि एक व्यवस्थित रूप में ये अभी तक नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि आपके सहयोग से हम कोई ऐसा कार्यक्रम ऑनलाइन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसमें जिस प्रकार आप स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं और संस्कृत शिक्षा भी दे रहे हैं, तो उसके लिए यदि मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग हो तो मैं उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और हम सभी संस्कृत प्रेमी हैं उनके लिए यदि कोई भी सहयोग रहेगा तो हम सभी सदैव तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रणाम महोदय। जी प्रणाम महोदय, आपके जीवन परिचय को पढ़कर और देखकर मुझे भी एक प्रश्न की जिज्ञासा है। आपके द्वारा जी। ज्योतिष अवधारणाओं को किस प्रकार से व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित किया गया है और इसके प्रभाव स्वरूप शिक्षार्थियों के व्यवहार में किन परिवर्तनों को आपने देखा है? आप एक बार अपना प्रश्न दोहरा पाएंगे? आप अपना प्रश्न एक बार दोहराएंगे जी? जी महोदय। महोदय, आपके द्वारा
ज्योतिषीय अवधारणाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया, इसके प्रभाव स्वरूप शिक्षार्थियों के व्यवहार में किन परिवर्तनों को आपने देखा है? देखिए, ज्योतिष के प्रति यदि आप इसे थोड़ा सा सरल भाषा में आप पूछ सकते हैं क्या ये प्रश्न? जी महोदय, आपके द्वारा ज्योतिषीय अवधारणाओं को किस प्रकार से व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित किया गया है और इससे शिक्षार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुई है? ये इनका प्रश्न है कि आपने जो अध्ययन किया, ज्योतिष में जो कुछ आपने जाना, जी, इसको व्यवहार में किस रूप में आप देखते हैं, और इसके साथ साथ जो शिक्षार्थी हैं जो अध्ययन करते हैं उनके संदर्भ में ये ज्योतिषीय अवधारणाएं जो है वो कितना प्रभावी हैं, कितना उससे वो लाभ ले पाते हैं। क्योंकि वस्तुतः कहा जाता है कि ज्योतिष तो ऐसे ही एक लिए है। तो आप व्यावहारिक स्वरूप में, क्योंकि एक तो डिग्री लेते हैं वो तो अलग बात हो गई, यहाँ पर व्यावहारिक स्वरूप जो होता है उसका किस तरह से आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक ज्योतिष पढ़ने वाले छात्र अलग दृष्टि से देखेंगे उसको, आप किस तरह से देखते हैं, ये मूल रूप से शायद इनका प्रश्न है। अच्छा, मतलब ज्योतिष का जो है वो व्यवहारिक रूप में हमारे जीवन में किस प्रकार उसका प्रभाव रहता है, राइट? और जो छात्र हैं उनको इसे उनके ऊपर उनकी शिक्षा में क्या प्रभाव रहता है, ये पूछना चाह रहे हैं जी। ज्योतिष, देखिए, मेरे लिए हाँ, ज्योतिष में प्रभाव ये मानना है कि हमारे जीवन में देखिए जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके लिए कहीं ना कहीं एनर्जी है ना, एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल है। और वो एनर्जी जो है वो जो हमें प्राप्त होती है वो ग्रहों से प्राप्त होती है। और इसमें सीधा सा एक मतलब सूत्र है कि यदि हमारे पास अच्छी किरणें आएंगी किसी भी प्रकार की, तो वो किरणों से हमारा जीवन स्वस्थ होगा। यदि हम खराब किरणों को अर्जित करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। जैसे कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो है उनसे खराब होता है, आंखें खराब होती है। तो ये अवश्य नहीं है कि केवल किरणों का प्रभाव सूर्य से है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके मतलब उसकी कुंडली में अलग अलग प्रभाव हर एक ग्रह का रहता है। किसी में शुभ ग्रहों की किरणें ज्यादा मिल रही हैं, किसी के कुंडली में अशुभ ग्रहों की किरणें ज्यादा मिल रही हैं। तो उससे क्या रहता है कि हमारी जिंदगी का पूरा एक मानचित्र बन जाता है कि हम कहाँ कहाँ पे जाएंगे, किस प्रकार आगे जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मैटर है कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ है तो कौन से शुभ अशुभ ग्रहों का उसके ऊपर व्यक्ति पे प्रभाव है, सारा जीवन ही उसके ऊपर है। और जब जब उन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा आती है तो ये जो मतलब शायद मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, जो कई बार मेरे पास कुछ स्टूडेंट सीखने भी आते हैं ज्योतिष, या कई बार और उससे बात भी होती है स्टूडेंट से भी, तो उन्हें हम यही बताते हैं कि आप ज्योतिष को सबसे पहले अपनी कुंडली पे अध्ययन करना शुरू कीजिए। और जब आप अपनी खुद की कुंडली पे अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि आपकी जिंदगी का जो भी समय है वो अच्छा या बुरा, वो ग्रहों के प्रभाव से बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। जी प्रणाम। जी, जी मेरा एक प्रश्न था आपसे महोदय जी। भविष्य में आप प्रौद्योगिकी ज्ञान और ज्योतिषी ज्ञान को किस प्रकार से समाविष्ट कर किन नवीन प्रकरणों से व्यक्तिगत रूप से विचार कर रहे हैं? कृपया अपने विचार हम सभी से साझा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो आपने ये ज्योतिष और प्रौद्योगिकी की बात की है, आपने टेक्नोलॉजी की बात की है,
तो ज्योतिष और टेक्नोलॉजी जो है, ये दोनों अभी मुझे लगता है काफी हद तक संभव है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई, उसका दौर अब शुरू हो गया है। जैसे पहले गूगल था, अब लोग एआई पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो ग्रहों के योग हैं, यदि हम सभी योगों का एक समावेश कर सकें, और जितने भी उनकी स्थितियां हैं ग्रहों की, हर एक डिग्री से लेकर के, अंश से लेकर के पूरा उनका प्रभाव को, तो यदि वो पूरा डाटा कलेक्शन हो जाता है, तो एआई के माध्यम से जो है वो फलित ज्योतिष भी संभव है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है, टेक्नोलॉजी, वो कुंडली तो बनाता है, गणित ज्योतिष तो करता ही है, लेकिन विश्लेषण और जो अभी तक एप्स बनी है, उसमें विश्लेषण एक जनरल सा मिलता है, बहुत स्पेसिफिक विश्लेषण नहीं मिलता। तो यहाँ पे कार्य किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त हमने प्रयास भी किया था डॉक्टर सुब्रमण्यम जी के साथ, और जिसमें हम एक रिसर्च कर रहे थे, या भी उस पर कार्य कर भी रहे हैं, कि ज्योतिष के साथ मिलके किस प्रकार स्टॉक मार्केट की जो उतार चढ़ाव हैं, उन्हें किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि कब जो है वो मार्केट ऊपर जाने वाली है, कौन सा शेयर नीचे आएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक पैरामीटर्स को लेकर के ही एक रिसर्च का विषय है। जी धन्यवाद महोदय, बहुत अच्छा आपका आंसर है। धन्यवाद। सरिता जी। नमो नमः महोदय। नमो। इक्विटी और कम्बोडिया क्षेत्र में तथा इंट्राडे और शॉर्ट टर्म क्षेत्र, महोदय मेरे क्षेत्र में ये आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। नमो नमः जी, ध्वनि आगच्छति। ध्वनि आगच्छति। इक्विटी और कमोडिटी बाजार के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। प्रकार का लाभ मिल सकता है, या वो किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, या संस्कृत से जो इतर क्षेत्र के व्यक्ति हैं, क्या उनको किसी तरह संस्कृत से जोड़ा जा सकता है? इसमें कृपया मार्गदर्शन करें। जी देखिए, हाँ, संस्कृत क्योंकि जो शेयर बाजार है ना, चाहे वो कमोडिटी बाजार है या कोई भी आपका दूसरा शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे बिल्कुल संस्कृत के विद्यार्थी जो है वो अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो उसे समझने के लिए, मतलब किसी विशेष भाषा का ज्ञान से नहीं है कि संस्कृत के विद्यार्थी उसे नहीं समझ सकते, बल्कि मैं तो ये कहूँगा क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थी जो है उनका कहीं ना कहीं गणित और उनका जो विश्लेषण करने की क्षमता है वो अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यदि जो व्यक्ति संस्कृत समझ सकता है, बोल सकता है, तो दुनिया का कोई भी कार्य कर सकता है। तो कमोडिटी बाजार में उसको, मार्केट को समझना और उससे जुड़ करके शेयर बाजार में काम करना, तो ये संस्कृत छात्र अच्छे से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो, जहाँ तक जॉब्स की बात है, नौकरियों के या व्यवसाय के अवसर की बात है,
तो वहाँ पे इन क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारा कार्य करने के लिए है कि ताकि विशेष रूप से वे चलिए ठीक है स्टॉक मार्केट में वो अपना खुद का पैसा लगा करके शेयर ट्रेडिंग करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि उन्हें स्टॉक मार्केट में काम करना हो तो वहाँ पे संस्कृत छात्रों के लिए कोई जॉब का विकल्प होना भी आवश्यक है। और इसके लिए कहीं न कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यदि हम कहें कि संस्कृत की एंट्री हो सके, तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तब हो पाएगी जब संस्कृत भाषा जो है वो विश्व में बाकी देशों में भी, जो हमारा भारतवर्ष प्रयास कर भी रहा है और उसमें काफ़ी हद तक हमने सफलता प्राप्त भी की है। तो यदि वो हमारा एक बार ये होता है, तो उसके पश्चात कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे अपने आप संस्कृत छात्रों के लिए जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये एक विडंबना आप कह सकते हैं ये है कि संस्कृत क्षेत्र के जो छात्र हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी भी मतलब वहाँ पे वे दूसरे अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं, जहाँ पे संस्कृत का प्रयोग ना हो। तो ये एक मुझे लगता है कि ये अभी इस पे बहुत कार्य करने की आवश्यकता है और पूरे समाज को, पूरे आप जैसे विद्वान लोग जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपके सहयोग से ये संभव हो पाएगा। गौरी जी अनम्यूट करिए। धन्यवाद सर। नमस्ते भाई। नमस्कार सर। मेरा प्रश्न है, आप आईके के संस्थान और पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षाविद के रूप में अपना क्या आपने भाषा को टेक्निकल डिपार्टमेंट और तकनीकी विभागों में इंट्रोड्यूस किया है? आपने किया है तो किस तरह किया है, कृपया इसके बारे में कुछ है? जी धन्यवाद। मैं थोड़ा इस विषय में एक बताना चाहूँगा कि जो आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, ये एक सरकारी संस्थान है जो पंजाब में है। तो इस विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज जो चलते हैं वो अधिकतर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, आईटी के क्षेत्र, इंजीनियरिंग के और इस क्षेत्र पे उनके कोर्सेज चलते हैं। तो वो वहाँ पे जितने भी पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या जो टेक्निकल एजुकेशन प्रदान करते हैं मैनेजमेंट आदि के, तो वो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। उसी प्रकार उन्होंने अपना डिस्टेंस एजुकेशन कार्यक्रम आरंभ किया था 2001 में, तो जिसका कि हमने लर्निंग सेंटर जो है वो धर्मशाला में हमने अप्लाई किया था और हमें वो शिक्षा संस्थान यहाँ पे आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 2001 से लेकर के 2014 तक धर्मशाला और हमीरपुर में हम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों को के जो पाठ्यक्रम थे उनको द्वारा शिक्षा प्रदान करते रहे। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक सरकारी संस्थान है, तो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर पाना वो मतलब हमारे कार्य क्षेत्र में से बाहर का विषय है, क्योंकि ये यूजीसी के अंदर आता है कि कौन से सब्जेक्ट्स वो किस यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो हम तो उनका एक संस्थान, 2 संस्थान वहाँ पे चलाते थे, तो जो उनके गाइडलाइंस थे। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के भीतर यूनिवर्सिटी में कोर्स को इंट्रोड्यूस करना जो था वो हमारे लिए संभव नहीं है। धन्यवाद सर। प्रणाम महोदय। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हैं, तो उनके प्रश्न उपस्थापन के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। सागरिका जी का प्रथम प्रश्न था कि महोदय जी, जैसा कि हमने देखा कि आप कई सारे व्यक्तिगत आधार पर
आपने कार्यों को संस्थापित किया है, तो इन सभी में संस्कृत को माध्यम बना सकते हैं क्या? इस विषय पर थोड़ा सा आलोकपात करने की कृपा कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे क्षेत्र, देखिए मैंने अभी तक जिन क्षेत्रों में कार्य किया है वो टेक्नोलॉजी है और शिक्षा है और मीडिया है, और उसके अतिरिक्त जो मैं लोगों को परामर्श देता हूँ, व्यावसायिक परामर्श, तो मुझे लगता है कि इन सभी क्षेत्रों में संस्कृत को माध्यम बनाया जा सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी सीखना और उसका प्रयोग करना जो है वो संस्कृत के विद्यार्थी अभी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस प्रकार आप सब यहाँ पे एक उदाहरण है हमारे समक्ष कि आप संस्कृत के विद्यार्थी और संस्कृत के शिक्षक और संस्कृत के विद्वान होकर के आपने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और इतनी बड़ी-बड़ी सभाओं का, कार्यक्रमों का आप आयोजन कर रहे हैं। तो संस्कृत का माध्यम बिल्कुल इस क्षेत्र में बन सकता है। शिक्षा क्षेत्र में तो संस्कृत पहले से ही बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लोगों को शिक्षा देने की, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को संस्कृत माध्यम में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। और मीडिया जर्नलिज्म पे भी कुछ चैनल्स हैं जो संस्कृत में न्यूज़ का प्रकाशन कर रहे हैं, पब्लिश करते हैं। और यदि इसके ऊपर काम किया जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे इस एक उससे इनिशिएटिव से संस्कृत को काफ़ी आगे ले जाया जा सकता है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक चलन है और आपने देखा है कि साथ ही बहुत से न्यूज़ पोर्टल भी खुले हैं। यदि हम जो दिन में बहुत कुछ होता है तो उन सभी घटनाओं को यदि संस्कृत में उनको, उनके वीडियोज़, उनका प्रकाशन, उनके ऊपर खबरें देना ये आरंभ करें। और इवन सोशल मीडिया में जैसे लोग आजकल रील्स बना रहे हैं, वायरल हो रही हैं, तो संस्कृत के ऊपर भी तो हम लोग इस पे कार्य कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि लोगों में प्रेरणा होगी। और जो एक उदाहरण है कि जो व्यक्तियों ने कुछ संस्कृत के द्वारा कुछ प्राप्त किया है संस्कृत सीखने से, उन व्यक्तियों को समक्ष लाया जाए तो लोगों को लगेगा कि नहीं, संस्कृत के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, सत्य कहा महोदय आपने, संस्कृत के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है और जहाँ आप जैसे विद्वज्जन हम सभी के समक्ष हों, उनका मार्गदर्शन हो तो हम सभी और बहुत कुछ सीख पाएंगे इस क्षेत्र में भी। और इसी क्रम में सागरिका जी का द्वितीय प्रश्न इस प्रकार है कि महोदय जी, हम जानना चाहते हैं यदि कोई संस्कृत अध्ययन किए हुए युवा आपके विविध आयामों में कर्म संस्थापन हेतु इच्छुक होते हैं तो इसके लिए कोई परिकल्पना आपने ली हुई है या क्या आगे आप ऐसी कोई परिकल्पना कर रहे हैं? कृपया हम सभी के साथ साझा कीजिए। जी बिल्कुल, इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत क्षेत्र से जो भी व्यक्ति जुड़े हैं, जो छात्र यदि कुछ हमारे संस्थान में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी यदि शिक्षा से संबंधित हमारे कुछ यदि हम कोर्सेज प्रारंभ करते हैं, और मुझे लगता है कि जो मेरा एक रुचि है कि आने वाले समय में ज्योतिष के ऊपर कोई कोर्स प्रारंभ किया जाए ऑनलाइन, तो वहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका ही संस्कृत के छात्रों की रहेगी। क्योंकि वो हमारे जैसे व्यक्ति जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उनके लिए वो कठिन है उस कार्य को कर पाना। तो जो इस प्रकार के कार्य हैं, इस क्षेत्र को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में बनाना, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह, एक इंडस्ट्री की तरह बनाना, क्योंकि जो ये हमारा ज्योतिष भी है, ये भी एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो इसे भी एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में लेके आ पाना, आजकल ज्योतिष में रुचि रखना अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन सभी करते हैं। लेकिन यदि संस्कृत, कभी मुझे खुद भी लगता है कि ज्योतिष मैं सीखता हूँ, यदि लेकिन मुझे संस्कृत आती तो शायद मैं ज्योतिष में बहुत आगे पहुँच पाता, है ना? तो मुझे लगता है कि ज्योतिष क्षेत्र में जो संस्कृत जिन्होंने सीखा है, उस क्षेत्र में बहुत कार्य किया जा सकता है और ऐसे कोर्सेज को स्टार्ट किया जा सकता है। बल्कि कई ऐसे भी लोग हैं जो आज ज्योतिष को सिर्फ
अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनका पर्पस जो है बिल्कुल कॉमर्शियल हो चुका है। और केवल ज्योतिष में ही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत से, इवन आयुर्वेदा है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारी जो पुरातन पद्धतियाँ थी जितनी भी प्रकार की, उनका बहुत ज़्यादा व्यापारीकरण हुआ है। और ये व्यापारीकरण इस प्रकार से हुआ क्योंकि वो सारी जो नॉलेज थी वो संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, लेकिन लोगों ने उसे अपने-अपने तरीके से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, गलत उसका मतलब निकाला और उसे बेचना शुरू कर दिया। तो इस क्षेत्र में संस्कृत छात्रों के साथ कोई भी यदि कार्यक्रम वो करना चाहते हैं तो मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। उन्हें उनका कोई भी यदि बिज़नेस वो स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, खुद का संस्थान खोलना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की उन्हें गाइडेंस या आवश्यकता रहेगी तो मैं हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जी महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया कि ज्योतिष के लिए, तो ज्योतिष की यदि बात करें तो वह अध्यवसाय और व्यवसाय दोनों रूप में हम देख सकते हैं समाज में। और यहाँ पर हम आज समूह में अपनी बात करें तो हमारे गुरुजन हैं और पुष्पराज जी हैं जो कि ज्योतिष विशेषज्ञ के रूप में हैं। बाकी हम सभी लोग ज्योतिष से उतना अनभिज्ञ तो नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जन्म से मरणोपरांत तक नक्षत्र योग बना ही रहता है। बहुत सारे नक्षत्र इत्यादि हैं, उनका प्रभाव व्यक्ति और व्यक्तिगत आपके व्यक्तित्व पर पड़ता ही है। और आपने क्रमशः इन सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे से समाधान किया, उनका समन किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर झा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये मंच तैयार किया है जिसमें वो और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। मैं अंतिम में आज के जो संस्कृत अंतरिक्षा कार्यक्रम में आज आए हुए आशीष भगौरिया सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमारे कार्यक्रम में आए, तो मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी क्रम में हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य जो रीढ़ की हड्डी है, डॉक्टर विपिन कुमार झा सर, उनका भी धन्यवाद। और हमारे कार्यक्रम का मुख्य जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है प्रतिपल, डॉक्टर सरिता दीदी, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे कार्यक्रम में राज्यशः सभी राज्यों से लगभग बहुत से राज्यों में हमारी साथ सहयोगी हमारे हैं। तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर सागरिका जी हैं जो किसी अस्वस्थता के कारण आज हमारे साथ नहीं है यहाँ पर, तो उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। शैलजा ठाकुर जी हैं, पी गौरी जी हैं, और हमारी टेक्निकल जिससे हम यहाँ जुड़ पा रहे हैं तो मनीष जी हैं और राहुल जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनसे हम सभी एक दूसरे से मिल पाते हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो पाता है। तो सभी का धन्यवाद। इसी क्रम में मैं शांति मंत्र करना चाहूँगा, इसी से हमारा कार्य पूर्ण होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।